गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम अध्ययन कर रहे थे बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारभूत विशेषताएं। उन विशेषताओं के अंदर हमने 16 पॉइंट्स के अंदर लास्ट लेक्चर में इसकी डिटेल स्टडी कर ली थी। आज हम जो एक विरोधाभास की बात चलती है उसका अध्ययन करेंगे, जिसमें बोला जाता है कि भारत एक धनी राष्ट्र है जहाँ पर निर्धन लोग निवास करते हैं। इंडिया इज़ ए रिच कंट्री इनहेबिटेड बाई पुअर पीपल्स। ऐसा क्यों बोला जाता है? हम इन दोनों चीज़ों का 2 पॉइंट्स के अंदर इनको बांट के अध्ययन करेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि भारत एक धनी राष्ट्र कैसे है। दूसरे पॉइंट में हम देखेंगे कि भारत में निर्धन लोग भी निवास करते हैं, ऐसी क्या विशेषताएं हैं जो इसको निर्धन बनाती है। यानी हमारे यहाँ पर हमारे देश को सोने की चिड़िया का देश भी क्यों कहा जाता है, भारत धनी राष्ट्र कैसे है और भारत में निर्धन लोग भी निवास करते हैं। ऐसे कौन सी विशेषताएं हैं जो इन दोनों चीज़ों को साबित करती हैं, जिसलिए बोला जाता है कि भारत एक धनी राष्ट्र है जहाँ पर निर्धन लोग निवास करते हैं। एग्जाम में कई बार आपको एक क्वेश्चन में ये लाइन दे दी जाएगी कि उपयुक्त कोड को एक्सप्लेन कीजिए कि भारत एक धनी राष्ट्र है जहाँ निर्धन लोग निवास करते हैं, ऐसा क्यों बोला जाता है। तो आप क्या करेंगे, पहले आप ये बताएंगे कि भारत एक धनी राष्ट्र कैसे है, और सेकंड आप बताएंगे कि यहाँ पे ऐसी क्या विशेषताएं हैं जिसके कारण इसके पॉवर्टी के कारण इसको लोगों को इनहेबिटेड के लिए बोला जाता है। तो हम एक एक करके इनका अध्ययन करते हैं। जस्ट 1 मिनट। गड्डी से पीछे तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हम देख रहे थे भारत एक धनी राष्ट्र कैसे है। तो पहली जो विशेषता है जो इसको साबित करती है वो है कि यहाँ का जो भौगोलिक स्थिति है वो क्या है, आपकी बिल्कुल उत्तम कैटेगरी की है। हमें यहाँ पर सारी सुविधाएं मिलती है। हमारे यहाँ पर एक तरह से हमें कश्मीर भी है हमारे पास, दूसरी तरफ हमारे पास राजस्थान का सम क्षेत्र भी है जहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है, टेम्परेचर भी 50 डिग्री प्लस रहता है। तो हमारे पास सारी भौगोलिक स्थिति है। भौगोलिक स्थिति होने के कारण हम सारी चीज़ें पैदा खुद कर सकते हैं। यानी अगर आज के दिन अगर हमारी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था बना दिया जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हम हमारे आवश्यकता की सारी वस्तुएं खुद उत्पादन कर सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज का हमारे पास विपुल भंडार है, खनिज भंडार हमारे पास क्या है, समृद्ध है। ऐसा कोई खनिज नहीं है जिसके लिए जो हमारे देश के अंदर आज उत्खनन ना किया जाता हो। वो चाहे ऑयल सेक्टर की बात की जाए, चाहे सोने चांदी की बात की जाए, चाहे जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए आवश्यक खनिज वगैरह उनकी बात की जाए, सभी के हमारे पास क्या है, विपुल भंडार हैं। नेक्स्ट आपका है विविधतापूर्ण जलवायु, जो आपको बताया गया कि हमारे यहाँ पे पठारी क्षेत्र भी हैं, पहाड़ी भी है, रेगिस्तान भी है, बर्फीले क्षेत्र भी हमारे पास है। तो एक जलवायु का हमारे पास क्या है, मिश्रण है। अगली जो विशेषता है धनी राष्ट्र की वो है विशाल कार्यशील जनसंख्या। हमारी जो पॉपुलेशन है, हालांकि हम पॉपुलेशन के मामले में विश्व के दूसरे बड़े देश हैं और 1 नंबर देश आने के लिए हम अग्रसर हैं। हमारे यहाँ पे जनसंख्या का क्या है, भार है, लेकिन हमारा प्लस पॉइंट ये है कि हमारी जो जनसंख्या है वो क्या है, कार्यशील ज़्यादा है। कार्यशील जनसंख्या उसको बोला जाता है जो 15 से 60 साल के बीच में होती है, यानी जो उत्पादक जनसंख्या होती है। इसे माना जाता है कि ये क्या करेंगे, देश के लिए प्रोडक्शन करेंगे। और हमारे पास जो जनसंख्या है वो ज़्यादा जनसंख्या क्या है, आपकी कार्यशील प्रकृति की है। उसको सही तरीके से यूज़ किया जाए तो हम एक विकास का आंकड़ा छू सकते हैं। अगली जो विशेषता है वो है आपकी उपयोगी पशु संपदा। आज हमारे पास जो एनिमल हस्बेंड्री है वो एक प्रचुर मात्रा में है और वो सारी फर्टाइल और उपयोगी प्रकृति की है, जो हमारे लिए डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए या फिर जो अदर चीज़ें हैं उनके लिए हमें क्या है, अदर कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है। हमारे पास पर्याप्त जल के भंडार है। हालांकि हमारा अभी भी मेजर जो सेक्टर है वो इरिगेटेड नहीं है। वो इस कारण नहीं है कि उनके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं किया गया, लेकिन हमारे पास जो जल है उन संसाधनों के अभी भी प्रचुर भंडार है। शक्ति के साधन हमारे पास क्या है, पर्याप्त है, जैसे कि कोयला हो गया। तो ये रिसोर्सेज हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, भंडार हैं, जैसे कि बिहार के अंदर, झारखंड के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, इन सब जगह क्या है, विपुल भंडार है हमारे पास शक्ति के। राजस्थान की बात की जाए तो हमारे पास सौर ऊर्जा का एक बहुत बड़ा सेक्टर यहाँ पे विकसित किया जा रहा है। हालांकि गवर्नमेंट इस पर अच्छे काम कर रही है, फिर वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। तो हमारे पास शक्ति के साधन भी क्या है, प्रचुर मात्रा में, क्योंकि हमारा जो मौसम है साल में वो ज़्यादातर क्या रहता है, खुला रहता है, जिसके कारण हम सौर ऊर्जा के अंदर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये सारी विशेषताएं क्या बनाती है कि एक धनी राष्ट्र की विशेषताएं होती है जो कि भारत के अंदर विद्यमान है। अब अगर भारत में ये सारी विशेषताएं विद्यमान है तो फिर भारत को ऐसा क्यों कहा जाता है कि भारत एक धनी राष्ट्र है जहाँ निर्धन लोग निवास करते हैं। तो हम एक एक पॉइंट हम करके देखेंगे कि जो ये साबित करते हैं कि भारत में निर्धन लोग निवास करते हैं। पहला कि प्रति व्यक्ति आय का क्या है, निम्न स्तर है। यानी नेशनल इनकम की बात की जाए तो जब हम उसको पर कैपिटा इनकम पे डिवाइड करते हैं तो वो बहुत ही कम आती है तुलनात्मक रूप से विकसित देशों के, जहाँ की आय स्तर क्या है, बहुत ऊंचा है। तो ये क्या साबित करता है कि यहाँ की जो लोग निर्धन हैं। अगली जो विशेषता है जो इसको
गरीब कंट्री की विशेषताओं के अंदर लाकर खड़ा करती है वो है इसकी ऊंची जन्म एवं मृत्यु दरें। अभी भी हमारी पॉपुलेशन, हमने आपको बताया कि क्या है, हम 1 नंबर आने जा रहे हैं विश्व के अंदर, तो हमारे यहाँ पे जन्म दर भी ज़्यादा है और मृत्यु दर भी ज़्यादा है, क्योंकि जो हेल्थ सेक्टर है वो इतना विकास नहीं कर पाया, जिसके कारण मृत्यु दर भी क्या है, ज़्यादा है। और मृत्यु दर ज़्यादा होने के कारण क्या रहता है, जन्म दर ज़्यादा होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को ये शक रहता है कि क्या उनके बच्चे जिंदा रह भी पाएंगे या नहीं। नेक्स्ट बात करें तो बचत और पूंजी निर्माण की निम्न दरें, यानी सेविंग और कैपिटल फॉर्मेशन की जो रेट्स हैं वो क्या है, बहुत ही कम है। अब बचत कम क्यों है, क्योंकि नहीं, आपकी आय कम है, आय कम होगी तो आपकी बचत भी कम होगी, बचत कम होगी तो आप इन्वेस्टमेंट भी कम करेंगे, इन्वेस्टमेंट कम करेंगे तो पूंजी निर्माण की दर भी आपकी क्या रहेगी, धीमी रहेगी। तो ये विशेषताएं क्या करती हैं, इसको गरीब देशों की लाइन में खड़ा करती हैं। नेक्स्ट, हमारे पास विदेशी ऋण बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, हमारे ऊपर जो लोन का भार है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। अगले अगर हम बात करें तो वह है मानव संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग का अभाव। जैसा कि हमने इसके प्लस पॉइंट के अंदर बात किया कि हमारे पास कार्यशील जनसंख्या प्रचुर मात्रा में है, लेकिन अभी भी उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। उनमें तकनीकी शिक्षा का क्या है, अभाव है, वो स्किल्ड नहीं है। आज भी मेजर जो पॉपुलेशन है वो अनप्रेडिक्टिव टाइप्स के कामों में ज़्यादा लगी हुई है। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे औद्योगिकरण का विकास नहीं हुआ है। तो मानव संसाधन तो है लेकिन उनके सर्वोत्तम उपयोग नहीं है। रोज़गार मिलता है लेकिन पूरे साल के लिए नहीं मिल पाता। मौसमी टाइप की बेरोजगारी हमें देखने को मिलती है, छिपी हुई बेरोजगारी हमें देखने को मिल रही है। अगली विशेषता की बात की जाए तो वो है तकनीकी पिछड़ापन, यानी टेक्नोलॉजी के मामले में आज हम विकसित देशों से बहुत पीछे चल रहे हैं। बहुत सी ऐसी तकनीकी खामियां हैं हमारे अंदर, चाहे हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें, चाहे हमारी शिक्षा की बात की जाए, या हमारे रहने के स्टाइल हो, या हमारे स्वास्थ्य की सुविधाएं हो, सब में हम क्या है, तकनीकी रूप से हमें अभी काफ़ी कार्य करने की आवश्यकता है। तो अब जब हम दोनों की बात करते हैं तो हम इन दोनों विशेषताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत एक धनी राष्ट्र है जहाँ निर्धन लोग निवास करते हैं, या वो विशेषताएं भी है जो एक धनी राष्ट्र की होती हैं, और वो विशेषताएं भी है जो एक पिछड़े हुए देश की या अल्पविकसित कंट्री की होती हैं। तो इस कथन में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत एक धनी राष्ट्र है जहाँ निर्धन लोग निवास करते हैं। आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो आप इनके दोनों पॉइंट्स बता के और लास्ट में ये लाइन लिखेंगे कि ये कथन पूर्णतया सही है। अब बात करते हैं कि भारत में पिछड़ेपन के कारण क्या हैं, जो हमने अभी देखा उसके कारण क्या हैं। तो इसके मेजर 3 कारण निकल कर सामने आते हैं। पहला इकोनॉमिक रीजन्स, दूसरा सोशल एंड रिलीजियस, एंड थर्ड वन इज पॉलिटिकल रीजन्स, यानी आर्थिक कारण, सामाजिक कारण और राजनीतिक कारण। आर्थिक कारणों की बात की जाए तो पहला आपका आता है बाजार की अपूर्णताएं। बाजार क्या है, अभी तक पूर्ण विकसित नहीं है। दूसरा आप बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र की प्रधानता। उत्पादन के 3 क्षेत्र होते हैं आपके अर्थव्यवस्था को जब बांटा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राइमरी सेक्टर के अंदर आपके एग्रीकल्चर और जो खनन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है उनको शामिल किया जाता है। द्वितीयक क्षेत्र के अंदर आप उद्योग वगैरह को शामिल करते हैं, और तृतीयक क्षेत्र के अंदर आप सेवाओं को शामिल करते हैं। हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो ज़्यादातर प्राथमिक क्षेत्र पर डिपेंडेंट है, जैसा कि आपको बताया गया कि 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या है, प्रधानता है। पूंजी निर्माण का अभाव है, औद्योगिक पिछड़ापन है, तकनीकी ज्ञान की कमी है, बेरोजगारी है, प्राकृतिक प्रकोप आते रहते हैं, जैसे कभी अकाल हो जाता है, कभी बाढ़ हो जाती है, दोषपूर्ण आर्थिक संगठन है, यातायात और साधनों का अभाव है, साम्राज्यवादी शोषण की व्यवस्था अभी भी देखने को हमें मिलती है, विदेशी विनिमय का संकट है, हमारे ऊपर लोन्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, प्रभावी नियोजन का अभाव है, औद्योगिक अशांति है, औद्योगिक विकास भी नहीं हुआ है और औद्योगिक अशांति भी है। जैसे श्रम संगठन का भी आंदोलन कर देते हैं या गलत जगह इंडस्ट्रीज को स्थापित कर दिया जाता है, तो एक ऐसी अशांति हमें देखने को मिलती है और एक निर्धनता का कुचक्कर है। तो ये सारे कारण क्या करते हैं, आर्थिक कारणों के रूप में अल्प विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब बात करते हैं हम धार्मिक और सामाजिक कारणों की। तो जनाधिक्य की समस्या, रूढ़िवादी समाज, हम अभी भी पढ़े लिखे अनपढ़ हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपको ईश्वर को नहीं मानना चाहिए, लेकिन जो रूढ़िवादी चीज़ें हैं, जो परंपराएं अपना औचित्य खो चुकी हैं, उनको मानने से कोई फ़ायदा नहीं होता। हमें हर चीज़ को बुद्धि के पैमाने पर खींच के देखना चाहिए, उस बात को, उस सिद्धांत को, उस परंपरा को। हमारे जो रीति रिवाज हैं वो दोषपूर्ण है, अशिक्षा अभी भी ज़्यादा है, हमारी शिक्षा का जो स्तर है वो परसेंटेज अभी भी बहुत कम है, धार्मिक अंधविश्वास हमें देखने को मिलता है, स्त्रियों की अभी भी भागीदारी बहुत कम है, और सामाजिक व्यवस्था क्या है, दोषपूर्ण है, जो कि पिछड़ेपन का कारण बनती है। लास्ट आपका आता है राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल रीजन्स, राजनीतिक पराधीनता और अस्थिरता, यानी एक तरह से कुछ पार्टियां हैं जो देश पे राज कर रही हैं, उनके एजेंडे सही नहीं होते हैं, या फिर अस्थिरता रहती है, कभी किसी गवर्नमेंट को गिरा दिया जाता है तो एक विकास नहीं हो पाता है, प्रशासन में भ्रष्टाचार देखने को मिलता है,
योग्य नेतृत्व का अभाव होता है और सुरक्षा व्यय में वृद्धि। हमारे जो पड़ोसी देश हैं उसके कारण हमारे सुरक्षा व्यय ज़्यादा होते हैं, और जब हम अपने बजट का मेजर पार्ट सुरक्षा के ऊपर व्यय करेंगे तो हमारे पास विकास के लिए पैसा उतना नहीं बचता है। तो ये सभी कारण क्या है, भारत के अल्प विकास या पिछड़ेपन के कारण है। अब हमने देखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं देख ली, फिर इसको धनी राष्ट्र और गरीब देश की विशेषता के साथ देखा कि इसको क्यों कहा जाता है ऐसा, और फिर इसके कारण देखे। अब हम कंक्लूजन के रूप में ये कह सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी रिप्रेजेंटेड ए पैराडॉक्सियल पिक्चर। कैसे? इट इज़ रिच कंट्री बिकॉज इट हैज़ ए वास्ट रिसोर्सेज, इट इज़ ए पुअर कंट्री बिकॉज इट्स पीपल आर पुअर। इंडियन मैनिफेस्ट ग्रेट potential to development, but these potentialities are unexplored and unexploited. It has remained poor and underdeveloped in spite of rich nature endowment. Thus, it may well be concluded that India is a rich country inhabited by poor. हमें हमारे रिसोर्सेज के अनुसार, हमारी पॉपुलेशन के अनुसार हमें अलग से नीतियाँ बनाने की आवश्यकता है, हमें तकनीकी विकास की आवश्यकता है, हमें औद्योगिक विकास करने की ज़रूरत है, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था बन सके।